इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा कि नाम से पता चलता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स के बीच में इंटरैक्शन की स्टडी करते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पूरा पोर्शन है, ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रो केमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो जो ड्राई सेल हम लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल में जो बैटरी यूज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। और सेकेंड पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ऐसे डिवाइसेस है जिसमें हम लोग करंट पास करके कोई केमिकल चेंज करते हैं। छोटी क्लासेस में हमें याद हो तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा है कि पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा एसिड या बेस डाल दें और करंट पास करें, तो करंट पास होने से वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके कोई केमिकल चेंज प्रोड्यूस किया। तो पहला पार्ट जो इस चैप्टर का है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में है। तो हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स लेते हैं। तो हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेते हैं। इसमें एक तरफ जिंक की एक रॉड है जिसको जिंक के किसी सॉल्ट के सोल्यूशन में डाला गया है, मान लो जिंक सल्फेट में डाल दिया गया। दूसरी तरफ कॉपर की एक रॉड है जिसे कॉपर के किसी सोल्यूशन में डाला हुआ है, मान लो कॉपर सल्फेट में डाल दिया। इन दोनों को एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा हुआ है, अभी बताता हूँ सॉल्ट ब्रिज क्या है। और दोनों रॉड्स को एक वायर से जोड़ दिया गया। तो हमें क्या पता चलता है कि जो कॉपर वाला टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसका वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, जिंक का पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाता है। दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस वायर में करंट फ्लो करने लगता है। सॉल्ट ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो इस करंट के फ्लो को, बिकॉज करंट अगर फ्लो कर रहा है इधर से, तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए उस करंट को वापस इधर से इधर भी फ्लो करना पड़ेगा। तो सॉल्ट ब्रिज एक ऐसा सिस्टम है जो करंट के इस सर्किट को कंप्लीट करता है। इस तरह का एक डिवाइस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। अगर मैं इस स्पेसिफिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखूं जहाँ पे जिंक का रॉड एक जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में रखा हुआ है, कॉपर का रॉड एक कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रखा हुआ है, और थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि सब चीज़ों का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, एक स्टैंडर्ड स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए, तो हम पाएंगे कि ये जो सेल है इसका जो ईएमएफ होगा वो 1.1 वोल्ट होगा। अब अगर हम इस सेल को दो पार्ट में ब्रेक कर दें तो यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा जहाँ पर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में Zn2+ आयन दे करके 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ आ रहे होंगे, तभी करंट का डायरेक्शन कॉपर से जिंक की तरफ है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है। और ये कॉपर वाली साइड पर आ करके जो कॉपर सल्फेट के आयन हैं उससे रिएक्ट करके कॉपर मेटल दे रहे होंगे, जिसकी वजह से जो नेट केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा वो हो रहा होगा जिंक प्लस Cu2+ गिव्स Zn2+ प्लस Cu। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस है, जिंक का जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देना और Cu का Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देना, अगर मैं इसको पोटेंशियल के टर्म में देखूं तो सपोज जो सॉल्यूशन का पोटेंशियल है, ये V सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन का पोटेंशियल है, जिंक का पोटेंशियल इससे कुछ डिफरेंट होगा, बिकॉज जिंक जो है वो सॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो कॉपर का पोटेंशियल है, जो कॉपर रॉड है, उसका पोटेंशियल भी सॉल्यूशन से कुछ डिफरेंट होगा, बिकॉज वहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज चल रहा है।
अब जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता हूं तो मैं इस जिंक रॉड और कॉपर रॉड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता हूं जो कि 1.1 वोल्ट है। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जिंक या कॉपर रॉड का क्या पोटेंशियल है ये हम मेजर कर नहीं सकते हैं। अब चूंकि मैं जिंक का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन या कॉपर का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, तो मैं स्टैंड अलोन ये नहीं बता सकता हूं कि जिंक का पोटेंशियल कितना है या कॉपर का पोटेंशियल कितना है। मैं सिर्फ ये बता सकता हूं जिंक और कॉपर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट का है। कॉपर जिंक से 1.1 वोल्ट ज़्यादा पोटेंशियल पे है, जिंक कॉपर से 1.1 वोल्ट कम पोटेंशियल पे है। ये जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अलग से नहीं बता पाने की दिक्कत थी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक डेटम डिसाइड किया। डेटम का कंसेप्ट हमने पोटेंशियल एनर्जी में पहले ही पढ़ रखा है। जैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जब मेजर करते थे तो हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही मेजर कर पाते थे। फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक डेटम डिसाइड कर लेते। जैसे सपोज करो हमने मान लिया कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और बाकी सब चीज़ों की पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट ग्राउंड लिख लेते थे। ऐसा ही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे और उस डेटम को डिफाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने बाय डिफॉल्ट ये मान लिया कि इसका पोटेंशियल 0 है। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, जो सोल्यूशन होता है वो 1 मोलर हाइड्रोजन आयन का सोल्यूशन होता है जो कि यहाँ पर गिवन है, और यहाँ पर इस सोल्यूशन के थ्रू 1 बार के प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस बबल की जा रही होती है। ऑब्वियसली चूंकि गैस खुद कंडक्ट नहीं कर सकती, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस के लिए यहाँ पर एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। दिस इज अ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम कोटेड ऑन प्लेटिनम फॉइल। ये एक इलेक्ट्रोड है और इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम लोग बाय डिफॉल्ट 0 मान लेते हैं। हम इसको लिखते हैं E0 H प्लस स्लैश H2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर कुछ बेसिक बातें बताना चाहूंगा। E0 का मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। H प्लस स्लैश H2 ये मुझे बता रहा है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H प्लस आयन के हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। H प्लस आयन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब भी कभी इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहे हैं ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और बाय डिफॉल्ट हमने हाइड्रोजन आयन के हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने का जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट हमने 0 वोल्ट सेट कर लिया। अब जब मैंने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट सेट कर लिया, तो अब मैं किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का इस इलेक्ट्रोड के साथ क्या पोटेंशियल डिफरेंस है वो गैल्वेनिक सेल लगा करके मेजर कर सकता हूं। जैसे पिछले इस एग्जाम्पल में मैं जिंक और कॉपर के बीच में डिफरेंस निकाल रहा था, ऐसे ही किसी दूसरे प्रॉब्लम में मैं इस इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट में सपोज यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा करके एक जिंक की रॉड, जिंक है, और इसको किसी जिंक के सॉल्यूशन में डिप कर दूं और सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दूं, तो यहाँ पर जो रीडिंग आती है वो 0.76 वोल्ट आती है, और हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, जिंक वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है। तो चूंकि मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 दे दिया है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि E0 ऑफ Zn2 प्लस स्लैश Zn, यानी कि जब जिंक रिडक्शन करेगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 हो जाएगा। -0.76 इसलिए लिखा बिकॉज जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड था वो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड से नेगेटिव साइड पे था, उससे कम पोटेंशियल पे था। तो इसका मतलब ओवरऑल जिंक जो है
वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसका मतलब जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज़्यादा है, और चूंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़ीरो है तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम यानी कि माइनस होना चाहिए और उसकी वैल्यू 0.76 वोल्ट होनी चाहिए। ऐसे ही सपोज करो मैं यहाँ पर जिंक की जगह पर सपोज करो मैंने यहाँ पर कॉपर इन Cu2+ ले लिया होता, कॉपर सल्फेट जैसे कि सॉल्ट में ले लेते, तो जो मेरा E0 Cu2+ /Cu आता, इसकी वैल्यू +0.34 हो जाती। इसका मतलब अगर मैं कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाता जिंक के बगल में तो इस इलेक्ट्रोड में जो रीडिंग आती इसकी वैल्यू 0.34 आती और कॉपर वाला साइड पॉजिटिव हो जाता, हाइड्रोजन वाला साइड नेगेटिव हो जाता। इसका मतलब कॉपर का रिडक्शन की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए वो प्लस हो गया, और चूंकि रीडिंग 0.34 है इसलिए +0.34 हो गई। इस तरीके से मैं अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकता हूँ। ये जो मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लगा करके उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखे, उनको अगर मैं एक सीरीज में लगाऊं तो मेरे पास एक सीरीज बन जाती है जिसको मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहता हूं। इस सीरीज के टॉप पर फ्लोरीन +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 फ्लोराइड आयन है जिसकी E0 वैल्यू E0 F2/F- ये वैल्यू +2.87 है। यानी कि फ्लोरीन जो है उसकी रिडक्शन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन लेने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो कि होना भी चाहिए बिकॉज फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इस सीरीज के बॉटम में सबसे नीचे लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स लिथियम है, यानी कि E0 ऑफ Li+/Li जिसकी वैल्यू -3.05 वोल्ट है। इसका मतलब लिथियम प्लस आयन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे कम है, वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता, वो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होना चाहता, और इसीलिए लिस्ट में सबसे नीचे है। बाकी सारे एलिमेंट इस लिस्ट में फ्लोरीन और लिथियम के बीच में है, बीच में यहाँ पर कहीं 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन आएगा जिसके लिए E0 वैल्यू 0.0 वोल्ट है। यहाँ पर मैं फिर से बता देना चाहूँगा, जब मैं ये पोटेंशियल बता रहा हूँ तो ये इनके पोटेंशियल की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये हाइड्रोजन के पोटेंशियल को ज़ीरो मानते हुए बाकी सब चीज़ों के पोटेंशियल निकाले गए हैं। तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन का 0 है तो फ्लोरीन का 2.87 है, इसका मतलब फ्लोरीन वाले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हाइड्रोजन से 2.87 वोल्ट ज़्यादा है, और अगर लिथियम प्लस का ये -3.05 वोल्ट है तो इसका मतलब लिथियम प्लस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड से 3.05 वोल्ट कम। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है इसको यूज करके अब हम बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड सिल्वर की रॉड Ag+ के सोल्यूशन में रखी है और दूसरे इलेक्ट्रोड में कोई आयरन की रॉड Fe2+ के सोल्यूशन में रखी है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब मुझे पता करना है कि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड में 2 हाफ सेल रिएक्शंस हो रहे हैं, एक आयरन और आयरन 2+ फेरस आयन के बीच में, दूसरा सिल्वर और सिल्वर प्लस आयन के बीच में। तो सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं कि टेबल 3.1 देख करके E0 Ag+/Ag और E0
Fe2+ स्लैश Fe की वैल्यू निकाल लूँगा। तो टेबल से देखें तो E0 Ag प्लस स्लैश Ag की वैल्यू 0.80 वोल्ट है और E0 Fe2+ गिविंग Fe की वैल्यू -0.44 वोल्ट है। इससे मुझे ये पता चल गया कि सिल्वर प्लस गिविंग सिल्वर, इसकी रिडक्शन की टेंडेंसी Fe2+ गिविंग Fe से ज़्यादा है। इसका मतलब जिस चीज़ की E0 वैल्यू ज़्यादा बड़ी है वो वाली चीज़ रिड्यूस होगी और जिस चीज़ की E0 वैल्यू छोटी है वो चीज़ ऑक्सीडाइज होगी। इसका मतलब जो रिडक्शन वाला हाफ सेल रिएक्शन होगा वहाँ पर Ag+ एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सिल्वर दे देगा और जो ऑक्सीडेशन वाला हाफ सेल रिएक्शन होगा वहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe वाले रिएक्शन का उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन देगा। मुझे इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना है, तो चूंकि यहाँ पे आयरन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए सिल्वर वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो नेट रिएक्शन होगा वो होगा 2Ag+ + Fe गिव्स 2Ag + Fe2+। इस रिएक्शन में सिल्वर आयन रिड्यूस हुए और आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हुआ, यानी कि यहां पर रिडक्शन हो रहा है और यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जहां पर रिडक्शन हो रहा है इस साइड को मैं कैथोड कहूंगा। कैथोड बाय डेफिनेशन इज इलेक्ट्रोड जहां पर रिडक्शन होता है और जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ये एनोड है। हमें इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना था, तो किसी भी सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड होता है। इसका मतलब ई सेल की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 0.80 माइनस 0.44 विच विल टर्न आउट टू बी 1.24। इसका मतलब ये जो सेल है इसका पोटेंशियल 1.24 वोल्ट होगा और सिल्वर वाला साइड जहां पर रिडक्शन हो रहा है वो पॉजिटिव होगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आयरन वाला साइड जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो नेगेटिव होगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अभी जो हमने पीछे सेल रिएक्शन देखा जहाँ पर सिल्वर आयरन के साथ रिएक्ट करके Fe2+ और सिल्वर बना रहे थे, इस तरह के सेल को रिप्रेजेंट करने का एक लाइन में एक तरीका है जिसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। पहले मैं लिखूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा गया। Fe सॉलिड स्लैश Fe2+ ब्रैकेट में जो भी इसका कंसंट्रेशन हो, डबल लाइन Ag प्लस ब्रैकेट में इसका जो भी कंसंट्रेशन हो, C2 मान लेते हैं, ले लेते हैं, स्लैश Ag सॉलिड। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक स्टैंडर्ड सेल रिप्रेजेंटेशन है। इसको समझने में कोशिश करते हैं। ये जो डबल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज शो कर रही है। इसका मतलब जो मेरे दो हाफ सेल हैं उनमें से एक हाफ सेल लेफ्ट हैंड साइड पे है, दूसरा हाफ सेल राइट हैंड साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड पर हम हमेशा एनोड को लेते हैं और राइट हैंड साइड पे हमेशा कैथोड हाफ सेल होता है, यानी कि जो चीज़ रिड्यूस हो रही होगी, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा वो राइट हैंड साइड पे जो कि कैथोड होता है, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पर है। सिंगल लाइन का मतलब कॉन्टैक्ट है। इसका मतलब अगर मैं सेल को देखूं तो एनोड वाले साइड से सबसे पहले मेरे पास आयरन की रॉड है जो कि Fe2+ के साथ कांटेक्ट में है। ब्रैकेट में ये इसका कंसंट्रेशन है बिकॉज
अगर कोई सेल है और उसमें Fe2+ है, मान लो फेरस सल्फेट है, तो उससे फेरस सल्फेट का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है या 0.1 मोल पर लीटर है या 0.05 मोल पर लीटर है, वो हम यहाँ पर डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इस कंसंट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पर यहाँ पर हम इस तरीके से कंसंट्रेशन डालते हैं। फिर ये डबल लाइन, जैसा मैंने बताया, ये सॉल्ट ब्रिज है। इस सॉल्ट ब्रिज के दूसरी तरफ सिल्वर प्लस आयन है, तो जो भी कैथोड वाली साइड का आयन होगा, सोल्यूशन होगा, वो यहाँ पर आएगा, उसका कंसंट्रेशन होगा। और फिर सिंगल बार के साथ Ag सॉलिड है, इसका मतलब वो जो Ag+ आयन है वो सिल्वर के कांटेक्ट में। तो आयरन रॉड इज इन कांटेक्ट विद Fe2+ आयन। Fe2+ आयन इज कांटेक्ट विद Ag+ आयन नॉट डायरेक्टली बट थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज, एंड Ag+ आयन इज इन कांटेक्ट विद Ag सॉलिड। ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक और सेल देखते हैं और उसके बाद इस सेल का EMF निकालेंगे। ये सेल है प्लेटिनम सॉलिड इन कांटेक्ट विद हाइड्रोजन गैस। गैस के लिए साथ में हम गैस का प्रेशर लिखेंगे। जिस तरीके से हम लोग आयंस के कंसंट्रेशन लिख रहे थे, वैसे ही गैस का प्रेशर लिखते हैं। उसके बाद H+ आयन, ये 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ है। डबल लाइन्स विच इज़ अ सॉल्ट ब्रिज। Cu2+, ये भी 1 मोलर है, /Cu सॉलिड। यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए गैस लिख देता हूँ, H+ इज एक्वस एंड Cu2+ इज ऑल्सो एक्वस। अब इस सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि मेरा जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और चूंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन दे रही है। जो मेरा राइट हैंड साइड है वो कैथोड वाला साइड है, और यहाँ पर रिडक्शन होगा, इसलिए यहाँ पर Cu2+ आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu देगा, क्योंकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इसलिए मेरा नेट रिएक्शन हो जाएगा H2 + Cu2+ गिव्स 2H+ + Cu। अगर मुझे इसका E0 सेल निकालना हो तो इसकी वैल्यू होती थी E कैथोड - E एनोड। चूंकि कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड में और एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है सेल प्रेजेंटेशन में, इसलिए अगर हम लोग बुक देखेंगे तो वो यहाँ पर इसकी वैल्यू E राइट - E लेफ्ट भी मिल जाएगी। तो टेबल से देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे जो मेरा कॉपर इलेक्ट्रोड है उसके लिए EMF Cu2+ /Cu का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट है। तो इस सेल के लिए जो मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा वो जाएगा 0.34 - 0.0 विच इज़ 0.34 वोल्ट्स।